Hi guys, welcome back to my channel and very good morning to all of you. तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग भी अपने अपने एनसीईआरटी के बुक खोल लें। पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 18 ही आज मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर यदि आज मैं कंप्लीट करती हूँ तो आप लोग उसे अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग पार्ट वाइज ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। चलो फिर देन लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस क्या है। बायोलॉजी से मतलब है साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी हमें क्या करना है, लिविंग थिंग के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानना है। तो पहले तो ये जानो कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई द थिंग्स, यदि हम किसी भी चीज के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो किसी चीज को क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, यही है क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप अपने घर में कबर्ड भी अरेंज करते हो तो क्या करते हो, उसको क्लासिफाई कर देते हो। आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म एक जगह रखोगे, पार्टी वियर ड्रेस एक जगह रखोगे, घर में पहनने वाले कपड़े एक जगह रखोगे, तो इसी को ही क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। आप अपना जो स्टडी कबर्ड भी रहता है तो उसको यदि तो आप अरेंज करते हो तो होमवर्क की कॉपी अलग, होमवर्क की नोटबुक अलग, क्लास वर्क की नोटबुक अलग, ट्यूशन टीचर्स की नोटबुक अलग, स्कूल की नोटबुक अलग, बुक्स को अलग क्लासिफाई करते हो और उससे अरेंज करते हो। तो इसी तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी क्लासिफिकेशंस के बारे में आज जानेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशंस देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप एक बात बताओ, एक बार अपने कबर्ड को अरेंज करने के बाद क्या आप दोबारा उसे अरेंज करने की कोशिश नहीं करते हो? करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, इसे मैं अगली बार थोड़े और अच्छे से अरेंज करता हूँ। तुम सेटिस्फाई नहीं होते हो एक बार में। और जैसे-जैसे तुम्हें और भी ज़्यादा यदि मान लो तुम अपने जो भी बुक्स और कॉपीज़ के कबर्ड अरेंज करते हो, तो जैसे-जैसे तुम्हारे पास बुक और कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आते जाते हैं, तो तुम अगेन एंड अगेन यू विल स्टार्ट क्लासिफाई। उसी तरह से यदि तुम्हारे पास तुम अपने कपड़े की अलमारी अरेंज करते हो, कपड़े की कबर्ड अरेंज करते हो, तो उसमें भी जैसे-जैसे तुम्हारे नए कपड़े, पुराने कपड़े को निकालना रहता है, नए कपड़े फिर उसमें एडजस्ट करना रहता है, तो फिर से तुम क्लासिफाई करते हो। तो इसी तरह से सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का स्टार्टिंग हुआ तब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि एक बार में सेटिस्फैक्शन नहीं था। बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, नए नए ऑर्गेनिज्म का पता चल रहा था, क्राइटेरिया जो थे वो चेंज हो रहे थे। लेकिन एक्चुअली था क्या, जो स्टार्टिंग में जो थे हमारे क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्राइटेरिया थे वो साइंटिफिक नहीं थे, क्योंकि उस समय फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। इसलिए वह क्या था, वह साइंटिफिक नहीं था। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन सकता है कि इट वाज नॉट साइंटिफिक। मतलब इनिशियली जो भी क्लासिफिकेशन हुआ वो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पे हुआ। वो हमारे नीड्स पे हुआ कि हमारा नीड क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो उस पे क्लासिफाई कर दिया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो कि साइंटिफिक नहीं था। ओके, क्लियर नाउ। अब आए हमारे कौन, अरिस्टोटल साहब। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल साहब ने क्या किया, क्लासिफाई तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, बट एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लिया था। तो यहाँ प्लीज इस डिफरेंस को समझना तुम लोग। अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस। देखो, अर्लीस्ट तो क्लासिफिकेशंस हुआ था फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पर, लेकिन वह साइंटिफिक नहीं था। इसलिए जो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया, इसलिए उनको बोला जाता है कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्लासिफाई करने वाले थे, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशंस का बेसिस था वह साइंटिफिक था। क्लियर, उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वह साइंटिफिक था। और उन्होंने कैसे किया, क्या बेसिस, क्या क्राइटेरिया लिया, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया। बट किसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया उन्होंने, प्लांट्स के। प्लांट्स को क्लासिफाई किया कैसे, ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। अब ये आप लोगों को पता है कि ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स क्या होते हैं। ट्रीज जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वह जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं। बीच में मीडियम साइज के जो होते हैं उनको श्रब्स बोलते हैं। और जो छोटे होते हैं वह हर्बिसियस प्लांट तुम लोग देखे हो तो उनको हर्ब्स बोलते हैं। ओके, बट एनिमल को कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ red blood cells and organisms which
डज नॉट हैव द रेड ब्लड सेल्स। एक तो जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है और एक दूसरे के पास मतलब था, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पहले क्लासिफाई किया था ना। तो विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। जिसके पास रेड ब्लड सेल्स था दो ग्रुप में बांट दिया, रेड ब्लड सेल्स वाले, आरबीसी वाले, और जो जिनमें आरबीसी नहीं था। तो बोलोगे क्या, आरबीसी से क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर जो क्या होता है वह रेड होता है। पर तुम कॉकरोच को मार के देखना कभी, उनके ब्लड के कलर कैसे आते हैं, वो आते हैं व्हाइट। इसी तरह मोलस्का में चले जाओ तो उनके हल्के ब्लूइश टाइप के आते हैं। ओके, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, पिगमेंट पे। तो ये सब बाद में पढ़ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलो ये देखो, अब ये जो रेड ब्लड सेल्स वाले थे उसको उन्होंने क्या बोला, एनीमा। ओके, क्या बोला, एनीमा। गिरा, रेड ब्लड सेल्स वाले को क्या बोला उन्होंने, एनीमा। ठीक है, और फिर जिसके पास नहीं थे रेड ब्लड सेल्स उनको उन्होंने बोला एनीमा। एनीमा और एनीमा। एनीमा से तुम ये समझ जाओ ना कि ए फॉर एब्सेंट, तो आरबीसी एब्सेंट है तो क्या हो गया, एनीमा, और आरबीसी है तो एनीमा। क्लियर, क्लियर। ओके, नाउ अब ये तो पहला हो गया हमारा, सबसे जो अर्लीस्ट था वो साइंटिफिक नहीं था। दूसरा हमारा अरिस्टोटल साहब ने किया, और थर्ड वन वाज द, अब हमारे क्या आ गया, अब हमारे आए लीनियस साहब। ठीक है, तो लीनियस ने क्या किया, उन्होंने क्लासिफाई किया पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में। किसमें, प्लांटा एंड एनिमलिया किंगडम्स में। एक चीज और यहां ध्यान दो कि लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने वर्ड किंगडम को यूज किया था। लीनियस ने वर्ड किंगडम को यूज किया। ओके, तो इस तरह से जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। हमारा जो साइंटिफिक बेसिस था वो किसका था, अरिस्टोटल का। वर्ड किंगडम किसने यूज किया था, तो वो लीनियस ने यूज किया था। क्लियर। यहाँ देखो, लीनियस ने दो किंगडम में तो बांट दिया पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांटा और एनिमलिया किंगडम्स में। बट क्या किया उन्होंने, उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखो, ये उन्होंने यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा। बस उन्होंने दो मेजर कैटेगरीज लिया, कुछ कैरेक्टर्स को देखे, एक कुछ को प्लांट में डाल दिया और कुछ को एनिमल किंगडम में डाल दिया। बट ये तो थे इनके ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, कि उन्होंने क्या किया, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। क्लियर। बट इसके कुछ एडवांटेज भी थे। क्या एडवांटेज थे, इट वॉज इजिली डन, आराम से हो गया, क्योंकि दो ही किंगडम था। जो भी कैरेक्टर्स तुमको प्लांट की तरह लगते थे उसको प्लांट में डाल दिया, जो उनको एनिमल्स की तरह लगते थे उनको एनिमल में डाल दिया। तो इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand. Clear? But a large number of organisms did not fall into either category. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म थे ना तो वो प्लांट में आ रहे थे ना तो वो एनिमल्स में आ रहे थे। तो यहाँ तो भाई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इसलिए क्या पाया गया, काफी लंबे समय तक भी इस किंगडम को, टू किंगडम क्लासिफिकेशंस को यूज करने के बाद भी ये पाया गया इनएडिकेट, कि ये तो भाई ठीक नहीं, ये सुटेबल नहीं है। तब क्या पड़ी, जरूरत पड़ी और भी ज्यादा कैरेक्टर्स को देखने की। कैसे कैरेक्टर्स को देखने की, कौन से क्राइटेरिया को देखने की, ये देखने की कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। पहले तो क्या किया कि वो बस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था। अब जरूरत पड़ी, besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction. मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था ना। अब मॉर्फोलॉजी को छोड़ के देखना क्या, किस चीज की जरूरत थी, अब देखना था सेल स्ट्रक्चर को, कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे हैं। यदि सेल वॉल के बने हुए भी हैं, यदि उनको प्लांट के कैटेगरी में डाल दिया गया तो उनके सेल वॉल के नेचर कैसे हैं, किस चीज के बने हुए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसे हैं, एंड रिप्रोडक्शन के किस कौन से मेथड है, सेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसा है, फाइलोजेनेटिक, ओके, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ।
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। इसलिए जब इन चीजों को, इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखो, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम तो आए लेकिन सब में प्लांट और एनिमल किंगडम्स कांस्टेंट था। हाँ, अलग से और भी, जैसे तुम बाद में चल के भी देखोगे 5 किंगडम सिस्टम, और एडवांस क्लास में देखोगे तो 6 किंगडम सिस्टम, बहुत सारे आ गए हैं जो कि अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है, बाकी हायर क्लासेस में पढ़ना है। बट मान लो तुम्हें अभी RH विटेकर के ही पढ़ने हैं 5 किंगडम क्लासेस, तो उसमें भी देखोगे मोनेरा आ गए, प्रोटिस्टा आ गए। तो ये सब क्यों आ गए? क्योंकि हमने सेल वॉल के साइंटिस्ट ने सेल स्ट्रक्चर को देखा था, नेचर ऑफ वॉल को देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। लेकिन उन सब में तुम देखोगे कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ ऐड हो गए, इंक्लूड हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जो है फंगाई, ये सब इंक्लूड होते चले गए जैसे जैसे हमें और भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिले। तो यही है कह रहा है ये बात कि दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिजम्स विल इंक्लूडेड under these kingdoms have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by the different scientists over the time. और जैसे जैसे जो ग्रुप इंक्लूड होते चले गए और उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म गए उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जैसे जैसे समय आया उसको समझते चले गए कैसे कैसे ये इंक्लूड हो रहे हैं और किस ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे ये देखो, ये टेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। इससे तो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, या तो डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा या इनडायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें हर चीज, एग्जाम्पल्स, इसके सेल वॉल के नेचर, सब कुछ तुम्हें याद करना चाहिए क्योंकि ये अल्टरनेट करके तो आ ही जाता है, एकदम डैम श्योर है। तो ये जो है तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसके पता है? ये RH विटेकर के हैं। तो पहले तुम टेबल समझ लो, उसके बाद आगे पढ़ना। ये टेबल क्या है कि इसमें अभी तुमने देखा ना वो लास्ट पैरा में, ये जो ग्रॉस, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इट वाज नीड फॉर द आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल। यहाँ देखो, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया गया क्राइटेरिया। और तब क्या देखा गया कि बहुत से ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हमने सेल टाइप को देखा, यदि सेल टाइप को देखो तो देखा गया कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स तो प्रोकैरियोटिक हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी हो, कैटेगरी जो है प्लांट्स है या तो एनिमल्स है, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कोई कैटेगरीज ही नहीं मिल पा रहा था। तब अब डिवाइड किया गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया। इसके लिए तुम एक शॉर्टकट याद कर लो, MP फॉर PA। ओके, MP फॉर PA, ठीक है। अब देखो, ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है, ये दोनों के दोनों तो यूनिसेलुलर हैं, ये देखो और ये देखो। लेकिन जब हम बात करेंगे तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और हमारा ये ले लो कलर, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। क्लियर? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर बट मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक। आगे बढ़ते हैं। अब ये इस प्रोटिस्टा से ओरिजिन किसका हुआ? फंगाई का, प्लांटा का और एनिमलिया का। तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक है। मतलब RH विटेकर साहब के जो तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देखोगे तो उसमें तुम क्या देखोगे? पहले मोनेरा, उनसे डेवलप होगा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ये फंगाई, प्लांटा और एनिमलिया तीनों का डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर? अब आते हैं, जैसे एक सेकेंड, ये मोनेरा से डेवलप हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से डेवलप हुआ फंगाई, प्लांटा, और प्रोटिस्टा से ही डेवलप हुआ कौन सा? एनिमलिया। क्लियर? ये विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में थे। जब तुम आगे फिर कॉल वॉइस का पढ़ोगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें प्रोटिस्टा क्या हुआ, वो फिर आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेल वॉल, वो आपको अभी पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम सेल वॉल पे, ठीक है। आप देखो सेल टाइप इसके जो है सेल वॉल के, चलिए
सेल वॉल में हमने क्या देखा मोनेरा में, हाँ, और एक चीज मैं बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल मींस क्या, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं थे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइसोसोम नहीं, इसके क्लोरोप्लास्ट नहीं, मतलब जो भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर थे वो नहीं पाए जाते थे। यूकैरियोटिक में इसका सब कुछ अपना था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एवरीथिंग। ओके, इसके बाद ये सब तो फिर हायर लेवल के ही आ गए। अब आते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल जो था हमारा मोनेरा का जो बना था वह नॉन सेलुलोजिक था। मतलब मोस्टली हम क्या देखते हैं प्लांट के सेल वॉल में कि सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। फंगई में जाओगे तो फिर सेल वॉल डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है। उसी तरह मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक्स, उसके सेल वॉल जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। डेट मीन्स क्या, शुगर एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वह शुगर एंड प्रोटीन के बने हुए होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम प्रोटिस्टा के ऊपर आते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। फंगई का सेल वॉल अलग रहेगा, वो काइटिन का बना हुआ रहेगा। प्लांट यदि रहेंगे तो सेल वॉल जो भी रहेंगे वो सेलुलोज के बने हुए रहते हैं। ओके, अब एनिमलिया में तो हमारा चूंकि एनिमल्स ग्रुप में आ गए तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट ही होते हैं। क्लियर? चलो तो यहाँ पे सेल वॉल क्या हो जाएगा, एब्सेंट। यहाँ पे फंगई में क्या हो गया, काइटिन का बना हुआ, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और प्लांट्स में क्या होगा, सेलुलोज का बना हुआ। अब आ जाओ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, मोनेरा है तो वहां तो एब्सेंट ही है, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो, क्योंकि यहाँ तो मोनेरा है ना प्रोकैरियोटिक, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर तो एब्सेंट ही हो गया, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर बाकी जो है यूकैरियोटिक है तो यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसलिए सब में बाकी में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। क्लियर? अब आइए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा बच्चा मोनेरा बेबी अभी अभी जन्म हुआ है तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसका बस सेलुलर लेवल ही जाएगा। प्रोटिस्टा पॉलीफेरा पढ़ा था तुमने, है ना। ये सब अभी क्या है, न्यूली डेवलप है, तो ये क्या है, अभी ये सेलुलर लेवल है हमारा जो है। अभी इसमें डेवलपमेंट मतलब सेल एग्रीगेट नहीं हो पाए हैं, टिश्यू नहीं बन पाया है। फंगई में है वो एक जगह एग्रीगेट हो गया तो लूज टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो इट बिकम्स लूज टिश्यू। बट जैसे हम प्लांटा में जाते हैं तो सारे के सारे सेल मिलकर क्या बना देते हैं, एक टिश्यू टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। टिश्यू सिस्टम यदि बन गया तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो मोनेरा होता है वो तो भाई ऑटोट्रॉपिक है और साथ में कीमोसिंथेटिक भी है। कीमोसिंथेटिक मीन्स क्या, मतलब कि बहुत या तो ऑटोट्रॉप्स हैं कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, या तो कीमोसिंथेटिक है, मतलब यदि नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे मोनेरा ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको ही वो यूज कर लेते हैं, मतलब वो केमिकल से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक। बहुत सारे सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब डेड डीके जो मटेरियल रहेगा उसको गला देंगे और उनसे जो भी मिलेगा उसको फिर वो एब्सॉर्ब कर लेंगे। और बहुत सारे पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ही तुम्हारा खून चूस लेंगे। क्लियर? उसके बाद ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो जो प्रोटिस्टा होंगे वो क्या होते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि कुछ तो अपना खाना बनाएंगे फोटोसिंथेटिक होंगे और कुछ जो है अपना खाना दे विल डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। फंगई में क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, या तो ये सरे गले डेड डिके सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या तो क्या करेंगे, ये पैरासिटिक होते हैं, पचा पचाया खाना को इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड ये डायरेक्ट एब्सॉर्ब कर लेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट है क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमेलिया क्या हेटरोट्रॉपिक है लेकिन होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक है। होलोजोइक में क्या होता है बेसिकली कि जैसे सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक क्या किया कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं है, तो ये बाहर ही जो होता है केमिकल रिलीज करके खाने को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे और फिर एब्सॉर्ब करेंगे। बट होलोजोइक में बेसिकली क्या होता है, ये सॉलिड फूड को इनगल्फ करेंगे, अंदर लेंगे और फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो था ये टेबल अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। फिर आ जाइए आर.एच. विटेकर साहब के ऊपर। तो ये आर.एच. विटेकर साहब जो थे उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, मैं बताई MP फॉर PA। भाई पीए को MP क्या होता है, MP को PA मिलता है, लेकिन यहाँ MP चाहिए PA के लिए, बस थोड़ा उल्टा याद कर लेना है। MP फॉर P, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड एनिमैलिया। ओके, अब इनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशंस का, उन्होंने क्या इंक्लूड किया था, सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस को भी उन्होंने देखा था। जबकि हमने क्या देखा था लिनियस वाले क्लासिफिकेशंस में, अरिस्टोटल वाले क्लासिफिकेशंस में, कि उन्होंने बस क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देखा। अब आ जाते हैं, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। यही मैं बात कर रही थी, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, क्योंकि आरएचबी टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो मैं बता रही थी कि मोनेरा से प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से फंगी, प्लांटा और एनिमलिया डेवलप हुआ। लेकिन ये 3 डोमेन वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये दिया था कार्ल वोएस ने। यहाँ देखो, ये पढ़ना नहीं है आपको, ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो ये कार्ल वोएस ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, और इस 3 डोमेन सिस्टम में क्या हुआ था कि हमारा जो मोनेरा था, ये देखो, ये मोनेरा जो था वह 2 भाग में बट गया, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया में। ठीक है, फिर ये डेवलप हुआ किसमें, प्रोटिस्टा में। ओके, और प्रोटिस्टा फिर हमारा फंगी, प्लांटा और एनिमलिया में डेवलप हो गया। तो ये सिक्स किंगडम, ये सॉरी देखो, ये क्या हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि मोनेरा भी तो डिवाइड हो गया ना 2 पार्ट में। ठीक है, ये कार्ल वोएस ने दिया था, ये आपको नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या पढ़ना है, आरएचबी टेकर के 5 किंगडम ही क्लासिफिकेशन तक पढ़ना है। अब लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक kingdoms in the third domain and there were 6 kingdoms classifications. You will learn about this system in detail in higher classes. चलो इसको छोड़ो, ये काम की चीज नहीं है। Let us look at these 5 kingdom classifications to understand the issues and considerations that influence the classification system. तो ये जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस ना, वह उसको अच्छे से समझा गया, और बहुत सारे इशू जो थे उसमें इस सिस्टम में बहुत सारे सॉल्व हुए हैं। लेकिन जो हमारे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जैसे कि इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंगाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब के सबको कहाँ डाल दिया गया था, प्लांट्स में। लेकिन 5 किंगडम वाले क्लासिफिकेशंस में बहुत सारे इशू को समझा गया और कंसीडर किया गया, और तब क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप बने, मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंगाई के, है ना। तभी तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को फिर डाला गया तुम्हारा मोनेरा में। ओके, फंगाई का अलग क्लासेस बना। नाउ सी that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells. ये क्यों कर दिया गया था ऐसा, कि पूरे के पूरे किंगडम को जिसमें सेल वाल है उसको प्लांट के अंदर में डाल दो, बस यही देखा गया था। तो इसलिए क्या था, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखा ही नहीं गया था, एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, जबकि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में जो थे वो क्या कर रहे थे, डिफर कर रहे थे एक दूसरे से। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green alga, cyanobacteria. मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था, जबकि बाद में मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिवाइड किया गया। ये कौन सी बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है, लिनियस वाले टाइम की बात कर रहा है, अरिस्टोटल वाले टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक्स अलग अलग नहीं थे, यूनिसेलर मल्टीसेलर अलग अलग नहीं थे, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा दोनों को एक साथ डाल दिया गया, जबकि ये क्लेमाइडोमोनास क्या था, यूनिसेलुलर था, स्पाइरोगैरा गैरा मल्टीसेलुलर था। तो इन सबको क्या किया गया था, एल्गा वाले में डाल दिया गया था ग्रुप में। तो ये बात हो रही है अरिस्टोटल के टाइम की, कि जिसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बट ये तो आरएचबी टेकर में रिजॉल्व हो गया था। तो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप्स। इवन क्या किया गया था, सारे के सारे को एक सेल वॉल है तो चलो प्लांट में डाल दिया गया। ठीक है, बट तुम आगे चल के देखोगे तो तुम्हारा जो है फंगाई जो है वह एल्गी जो है सब अलग अलग, एल्गी तो तुम्हारा क्या प्लांट्स ग्रुप में डाला गया, लेकिन फंगाई का एक अलग किंगडम मिला। बट उसमें क्या किया गया था अरिस्टोटल वाले में, द क्लासिफिकेशंस डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप, फंगाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया था।
बट अभी क्या होता है जब आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशंस देखोगे, जबकि क्या होता था, सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, फंगी को और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स को, जबकि होता क्या था, though they also showed a characteristics difference in their walls composition, जबकि उनके वॉल के सेल वॉल के कंपोजिशंस में डिफरेंस था। फंगाई का किससे बना हुआ था, काइटिन से, और हमारा बाकी के सेल वॉल जो थे वो किसके बने हुए थे, सेलुलोज से। तो यहाँ देखो, द फंगाई हैड द काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। फिर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं था, फंगाई को और प्लांट को सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया था, जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर वाले के 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में रिजॉल्व हुआ था। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. इसीलिए जब देखा गया कि नहीं भाई, इसको तो सेल वॉल के जो मटेरियल्स हैं, कंपोजिशन वो तो डिफरेंट है, तब फंगाई को क्या किया गया, सेपरेट किंगडम में डाला गया। ठीक है, द फंगाई वेयर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम। क्लियर? आर.एच. व्हिटेकर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उसको कहाँ डाला गया, मोनेरा में। इसके अलावा यूनिसेलुलर जो थे भी ऑर्गेनिजम्स, उनको यूकैरियोटिक में डाला गया, और यूकैरियोटिक तो सारे थे, हमारे प्रोटिस्टा भी थे, फंगी भी थे, प्लांट भी था और एनिमेलिया भी था, लेकिन जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको कहाँ डाला गया, प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया। ठीक है, मल्टीसेलुलर हो गए थे, क्योंकि प्रोटिस्टा के बाद जो था हमारा फंगाई मल्टीसेलुलर, प्लांटा मल्टीसेलुलर और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, हाँ, जबकि ये यूनिसेलुलर है, सॉरी, जबकि यूकैरियोटिक है। तो इस तरह यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर थे उनको अलग से एक अलग सेपरेट किंगडम में डाला गया, और इट वाज प्रोटिस्टा। तो इस तरह से 2 किंगडम हम लोगों को मिल गया, 2 किंगडम मिला, एक मोनेरा मिला और दूसरा प्रोटिस्टा मिला। क्लियर? और वो स्टिल हमारे वो तो कांस्टेंट है ही, प्लांटा और जो एनिमेलिया थे। अब आगे तुम देखो, और तीसरा एक तुम्हें फंगाई मिला, क्योंकि उसके सेल वॉल काइटिन के बने हुए थे। अब यहाँ पे देखो, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, एक सेकेंड यार, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, और ये किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया गया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ लाया गया, जबकि पहले क्या हुआ था, इनको एल्गा में डाला गया था, प्लांट्स में, जब दोनों के पास सेल वॉल थे, और इनको क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को किसके साथ डाल दिया गया, पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ, किसमें, प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जबकि अर्लियर क्या था, इनको एनिमल किंगडम में डाला गया था क्योंकि इसके सेल वॉल नहीं थे, बट अब ये सब के सब कहाँ चले गए, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो कि एल्गा ग्रुप में था प्लांट में, पैरामीशियम, अमीबा जो कि एनिमेलिया ग्रुप में था, ये सब के सब कहाँ गए, अब प्रोटिस्टा में। तो ये रिजोल्व हुआ हमारा किसमें, आर.एच. व्हिटेकर में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सही ढंग से क्लासिफाई नहीं हो पाए थे। ओके, तो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स which in earlier classifications were placed in different kingdoms। तो ये अभी रिजॉल्व हुआ क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डाले गए थे, वो अभी आर.एच. व्हिटेकर में जब क्लासिफिकेशंस हुआ तो उनको फिर डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस मिला। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशंस चेंज्ड, क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो हमारा क्राइटेरिया था वह हमारा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लेकिन अब जो है आर.एच. व्हिटेकर के समय हमारे क्लासिफिकेशंस का क्राइटेरिया जो हुआ वह चेंज हो गया, सेल वॉल आया, सेल स्ट्रक्चर आया। ठीक है, so this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। बट अभी ये स्टेबल नहीं है। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, क्लास 12 में तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये स्टेबल हो गया भाई, हमने आर.एच. व्हिटेकर का पढ़ लिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिल गया, अब तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, वो क्लासीफाई हो गए अच्छी तरह से। बट नहीं, अभी यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाएगा, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते रहेंगे, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिलते रहेंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते रहेंगे, तो अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस तो हो भी चुके हैं जो तुम आगे जाके पढ़ोगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic। तब अभी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारे क्लासिफिकेशंस के अटेम्प्ट्स आएंगे,
जैसे जैसे क्लासिफिकेशंस में सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा, तो उसमें तुमको क्या होगा, उसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को नहीं देखा जाएगा, बट फाइलोजेनेटिक को भी देखा जाएगा, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जा रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म का किससे रिलेशनशिप है, कैसे इवॉल्व हुए। तो इस चैप्टर में तो हम लोग अब क्या करेंगे, अभी तक हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यदि तुमने आरएचबी टेकर में पढ़ लिया कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटा, एनिमलिया है, तो अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटा, एनिमला को अलग अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनेरा को खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सब अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, याद करके रखिएगा, ओके। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।